नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एक बार फिर से दावों का मौसम है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दावा किया है कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को हर सीट पर लगभग 54,000 वोटों का नुकसान होगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता और जनता का समर्थन बढ़ रहा है, जिससे कि बीजेपी की हार तय है। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि बीजेपी को हर सीट पर लगभग 54,000 वोटों का नुकसान होगा। अखिलेश ने दावा किया है कि और ये कहा है कि विपक्षी एकता और जनता का समर्थन बढ़ रहा है, जिससे बीजेपी की हार तय है। बता दें आपको कि अखिलेश यादव ने अपने दावे के पीछे के चुनावी गणित को भी समझाया। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी अपनी चुनावी रणनीति को और मजबूत कर रही है। अखिलेश का दावा है कि जनता का समर्थन समाजवादी पार्टी के साथ है और अखिलेश ने कहा है कि बीजेपी की हार तय है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनकर ही रहेगी। तो एक बार फिर से दावों और वायदों का मौसम है। बता दें आपको कि इन दावों और वादों के बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बयान दिया है और अखिलेश यादव ने कहा है कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार और समाजवादी पार्टी की जीत होगी। 54,000 वोटों का नुकसान होने जा रहा है हर एक सीट पर। तो ये प्रिडिक्शन यहाँ पर अखिलेश यादव करते हुए दिखाई दिए। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मयंक शुक्ला जी है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ गौरव मिश्रा जी जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत मयंक जी आपके साथ ही करते हैं। इस प्रेडिक्शन के पीछे की वजह क्या है जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कर रहे हैं? मयंक जी, क्या वजह इसके पीछे है? क्यों आप लोगों को लगता है कि हर एक सीट पर 54,000 वोटों का नुकसान होगा? मयंक जी। जी, मुझे आवाज नहीं आई। मयंक जी, जो एक बात अखिलेश यादव ने कही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है, बीजेपी हार की तरफ अग्रसर है, हम जीत की तरफ अग्रसर है और बीजेपी को हर सीट पर 54,000 वोटों का नुकसान होने वाला है। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है? क्या इसके पीछे की वजह है? क्या गणित है? थोड़ा सा समझाइए दर्शकों को। देखिए, सरकार जब कुछ कह के हम्म। चलिए आपको बता देते हैं, दरअसल एक बार फिर से अखिलेश यादव ने ये बयान दिया है और बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हर सीट पर 54,000 वोटों का नुकसान होगा, इस बात को कहा है अखिलेश यादव ने। अच्छे कलाकार हैं और जो अभिव्यक्ति देना चाहते हैं, उन पे मुकदमा लिखवाना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एक आदत सी हो गई है। तो हर हो जाएगी। और इसमें जो राष्ट्रीय थिंकिंग दी है, हर विधानसभा में 54,000 वोटों की की बात हुई और फिर उसे डिलीट कर दिया गया। तो सरकार की नीयत और नीति सिर्फ बेवकूफ बनाने की रही है, ये हम आप सब जानते हैं। बाकी कहता कोई कुछ भी रहे, मगर सरकार की कभी भी नीयत अच्छी नौकरी देने की, अच्छा व्यापार देने की, शिक्षा चिकित्सा देने की कभी रही नहीं है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इन चीजों पे राजनीति करती, राजनीति करने के लिए उन्हें सांप्रदायिक और नफरती बातें करने का जो ठेका ले रखा है, उसी पे अपनी राजनीति करना चाहती है। ठीक है। गौरव जी, देखिए, कह रहे हैं कि जो वायदे और दावे किए वो तो आप लोगों ने किए ही नहीं।
और राजनीति करने से आप लोग बाज नहीं आते, मतलब संप्रदाय धर्म की राजनीति करते हैं। इसी वजह से हर एक सीट पर 54,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट पिछड़ेंगे, आप लोगों की सरकार जाने वाली है, ऐसा अखिलेश यादव कह रहे हैं। देखिए, एक कहावत है ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो उसी मुंगेरी लाल के हसीन सपने की, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह ही हसीन कैलकुलेशन भी और कैलकुलेटर भी अखिलेश जी के पास ही होता है। वो किस तरीके से ये 1,93,000 को और कैसे कैसे जोड़ घटा करके 54,000 हर विधानसभा में घटा दिया है। तो ठीक है, उनको मुबारक है, बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने भी नौकरियां दी थी, 2,41,000 का ही केवल आंकड़ा है उनके कार्यकाल में। हमारी सरकार ने 6.5 लाख नौकरियां दे दी हैं अभी तक, और अभी आने वाले समय में लगभग 2 लाख की नौकरियां और सृजन हो रही हैं। तो क्या वो लोग बैठे रहेंगे? उनका कैलकुलेशन जीरो हो जाएगा? तो ये केवल कागज के शेर हैं और ट्विटर के शेर हैं, और इस तरीके से बरगलाने का काम करते हैं, मिसपरसेप्शन क्रिएट करने का काम करते हैं। अभी 2027 में चुनाव है और अभी से अहंकार बोल रहा है कि भाजपा की सरकार जा रही है, वो तो 2027 में पता चल ही जाएगा। तो जिन लोगों ने नौकरियां पाई हैं बिना भेदभाव के, बिना भाई भतीजावाद के, क्या वो शांति से बैठेंगे? वो वोट नहीं डालेंगे, वो घर में बैठ जाएंगे, उनके परिवार के लोग घर में बैठ जाएंगे। जिस तरह से इन्होंने कैलकुलेशन किया है, मुझे लगता है, देखिए ये सब मिथ्या बातें हैं। और धरातल पर जो विकास हुआ है, जो नौकरियां सृजन हुई हैं, जो इन्वेस्टमेंट आया उत्तर प्रदेश में, और जो तस्वीर बदली है, और जो इनका अराजकतावाद ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है ना क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपके फेवर में तो आए नहीं नतीजे उत्तर प्रदेश के। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि क्या नौकरी आपने दी, कितनी बेरोजगारी आपने दूर की, कितनी महंगाई आपने दूर की, कैसे उत्तर प्रदेश का विकास किया, कैसे उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की कैसे ठीक हो गई है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। उसके बाद उपचुनाव भी हुए थे नेहा जी, उसके बाद कई चुनाव हुए पूरे देश में। हरियाणा का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, दिल्ली का चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हुए, और उन उपचुनावों में भी परिणाम आपके सामने है, बार बार उसको दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और रही उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य की जहां तक बात है, तो आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। आज अराजकता नहीं है, दंगों का प्रदेश नहीं जाना जा रहा है, सिख प्रदेश दंगों का प्रदेश नहीं जाना जा रहा है, एक्सप्रेसवेज के नाम से जाना जा रहा है। कह रहे जीत तो हमारी तय है मयंक जी, ये कह रहे कोई नहीं हराने वाला, दूर दूर तक कोई नहीं है। और मयंक जी की भी बात बता, जवाब दीजिए। रिकॉर्ड है, ये उन एयरपोर्टों की बात कर रहे हैं जो इन्होंने अडानी जी को दे दिए हैं। ये उस विकास की बात कर रहे हैं जो इन्होंने प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश करी है और अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए करी है। और बड़ी बात यह है कि मैं इस अक्सर कहता हूं कि 2024 के चुनाव में देश के जो सबसे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे कि वो 400 पार जाएंगे, और जनता ने उन्हें औंधे मुंह गिरा दिया। आज वो सिर्फ 2 बैसाखियों के सहारे चल रहे हैं, उन बैसाखियों की भी पता नहीं वो कब गिर जाएं। तो बातें बनाने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कोई जवाब ना पहले रहा है ना कभी होगा। झूठ बोलना और चीजों को गलत तरीके से प्रेडिक्ट करना। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस वक्त माफिया राज चरम पे है। आप बताइए, बरेली में मैं जहां से हूं, यहाँ पे जिस दिन अखबार, अभी मैं कोई भी अखबार उठा के देखूंगा तो हत्या की, लूट की, बलात्कार की। अभी देखिए कन्नौज में, उसमें उन्नाव में एक दिन दहाड़े एक सुनार के साथ लूट हो जाती है। लखनऊ में इससे पहले नहीं था क्या? इससे पहले नहीं था? अच्छा मुझे एक बात बताइए, नहीं मुझे एक बात बताइए मयंक जी, 2017 से पहले की अखबार भी आपने पढ़े होंगे, तब नहीं होती थी क्या हत्या, लूट, डकैती, चोरी, छीना झपटी, ये सब बात कही। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि उस व्यवस्था को देखते हुए कोशिश की गई, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने डायल 100 की व्यवस्था लाई जो लखनऊ से संचालित होती थी। मगर योगी आदित्यनाथ सरकार ने आने के बाद, अपनी सरकार बनाने के बाद, उस व्यवस्था को थाने से अटैच कर दिया, उसकी जो ग्रेविटी थी वो खत्म कर दी। सरकार का काम होता है अच्छी कानून व्यवस्था देना, जिसमें योगी सरकार लगातार विफल है। और जब आपका बुलडोजर नहीं, आपने चुनाव लड़ा था ना कि काम बोलता है, हमने काम करके दिखाया और काम बोलता है। जब जनता ने बोला तो आपको साइडलाइन कर दिया ना, नहीं उस 100 को सराहा जनता ने, नहीं आपके काम को सराहा। फिर आप अगर ये कहें कि देखिए हमने तो बहुत कर रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लोग याद कर रहे हैं। और बात ये नहीं है, बात ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, और जनता का ये कार्य है
कि वो अच्छी चीजों को देखे। हो सकता है कि जनता को उस वक्त ना लगा हो, मगर आज जनता डायल 100 को, 1090 को, जो एम्बुलेंस है जो आज उनके कठिन समय में काम आ रही है, 2017 में भी नहीं लगा, 2017 में भी नहीं लगा और 2022 में भी नहीं लगा। ये एक अलग बात है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि 2027 में चीजें बदल जाएगी मयंक जी, तो मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि उम्मीद पे तो दुनिया टिकी हुई है। मैं गौरव जी, मैं आ रही हूँ सर, मैं आ रही हूँ। मैं देखिए इसी आपकी बात को आगे बढ़ा रही हूँ सर, आपकी बात को आगे बढ़ा रही हूँ। मयंक जी ने जिस बात को कहा, गौरव जी जवाब दीजिए इस पर, कि अगर आप ये कहते हैं, देखिए क्राइम में तो हमारा प्रदेश जो है बहुत हद तक हमने कंट्रोल कर लिया, ये कैसे कंट्रोल कर लिया? आज क्या लूट, छीना झपटी, चोरी, इस तरह की घटनाएं, हत्या क्या कम हो गई है, बंद हो गई है क्या आज उत्तर प्रदेश में क्राइम नहीं हो रहा है क्या? नेहा जी, आप बिल्कुल इसको आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकती हैं और एनसीआरबी के आंकड़ों को देख सकती हैं, चाहे लूट हो, डकैती हो, हत्या हो, छिनैती हो, इन सब के आंकड़े बहुत नीचे आए हैं। और यहाँ तक कि इनके शासनकाल में तो एक माफिया के कुत्ते से मुख्यमंत्री हाथ मिलाते थे, एक माफिया के यहाँ से कार्बाइन पकड़ी जाती है, मशीन गन पकड़ी जाती है, जो अधिकारी पकड़ता है और उसको ही जेल में डाल दिया जाता है। जो अधिकारी आतंकवादियों को पकड़ता है उसके खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाता है, आतंकवादियों के मुकदमे छुड़ा लिए जाते हैं। तो ये जग जाहिर है कि सर मुकदमे तो बहुत लोगों के वापस हुए हैं ना, समाजवादी पार्टी रही, मुकदमे तो बहुत लोगों के वापस हुए हैं, जिसके चलनी में खुद 7200 छेद हैं, वो दूसरों वही एक बात है ना सर, गौरव जी वही बात है, जिसकी छलनी में 72 छेद है वो इस तरह की बातें करे तो समझ नहीं आता। मुकदमे किस किस के कम हुए हैं, किस किस के वापस हो गए, गौरव जी नहीं पता आपको? सर नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, हाँ। आतंकवादियों के मुकदमे इन लोगों ने वापस किए और उन्हीं आतंकवादियों को मौत की सजा हुई। बीजेपी ने किस किस के किए? बीजेपी ने किस किस के किए? तो इस तरह का चाल चरित्र समाजवादी पार्टी का रहा है। और सही बात है, जनता बहुत याद करती है समाजवादी पार्टी को, कभी भूल नहीं सकती। समाजवादी पार्टी का वो खौफनाक चेहरा आज भी जनता के जहन में बैठा हुआ है और वो चुनावों में फिर उजागर होता है और चुनाव में जनता जवाब देती है। और आप देखिए 2012 के बाद कोई चुनाव ये जीत नहीं पाए हैं। 2014, 2017, 2022, 2024 ये झूठा ढिंढोरा पीटे। बिल्ली के भाग्य से छीका एक बार 24 में थोड़ा टूट गया और लेकिन रिपीटेशन नहीं बोलना चाहता हूँ। फिर उपचुनाव में ये हार गए, 10 में से 8 सीट ये हार गए। और यहाँ तक कि जिस अयोध्या की ये बात करते हैं, उस अयोध्या में अपना खुद का बूथ इनका कैंडिडेट हार गया। ये हालात रहे हैं। 50-50, 60-60 हजार के मार्जिन से इन लोगों ने चुनाव हारे हैं। तो जनता का जनादेश तो सीधे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है मयंक जी, देखिए और खटाखट हमेशा नहीं चलता। ये अरे चटाचट हो जाएगी। आप सुनिए तो, कुत्तों से हाथ मिलाने का काम तो वर्तमान मुख्यमंत्री कर रहे हैं, ऐसे लोगों से कर रहे हैं जो जिनका स्तर नहीं है और जो अपराधी है, बलात्कारी है। बीच मत बोलिए, बीच मत बोलिए, मैं नहीं बोल रहा था। अरे सुनिए, मैं बीच मत बोलिए, मैं भी बोल रहा हूँ अपराधियों का। अरे कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कारी के साथ याराना निभाने वाले कौन है? यहाँ चिन्मयानंद शाहजहांपुर के थे मालिश कराने वाले, वो कौन है? उनके साथ गिलेबंदी करने की उनकी वीडियो फोटो सब है। और सुनिए, अपराध प्रदेश बनाने का काम, जब भी हत्या प्रदेश बनाने का काम उत्तर प्रदेश को कर दिया। एनसीआरबी के डाटा मैंने अभी व्हाट्सएप पे देख लिया है, गूगल पे देख लिया है। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है महिला अपराधों में उत्तर प्रदेश आज देश में नंबर 1 हो गया है। कैसी बातें करते हैं, झूठ बोलना, मक्कारी करना भारतीय जनता पार्टी के। बीच मत बोलिए, आपको मैं नहीं बोल रहा था, आप बोल नहीं पाएंगे। अपना काम अपने टाइम पे बोलिए, बीच मत बोलिए। आपके बीच बोलने से सच नहीं बदल जाएगा। अपराध में, हत्याओं में, बलात्कार में, लूट में उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ की पुलिस का संरक्षण में जो काम हो रहा है, हमारे तमाम अखबारों में पढ़ता हूं कि कोई पुलिस वाले गड्डियों पे सो रहे हैं, कोई मिल के अपराध करा रहे हैं, ठाए ठाए मुंह से बोल रहे हैं। क्या आप लोगों ने स्तर गिरा दिया पूरी देश की और प्रदेश की राजनीति का। भारतीय जनता पार्टी ने न्यूनतम स्तर की राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता करने लगे। मुझे लगता है थोड़ा सा विकास पे ध्यान दे लेते तो जो 24 में मूंगी खाई है। और सुनिए, पूरी आपकी एनडीए 36 सीटों पे रह गई, समाजवादी पार्टी अकेले 37 सीटों पे थी और इंडिया गठबंधन 42 सीटों पे था। इससे भी आपका अगर आईना साफ नहीं हो रहा है तो 27 में फिर कह रहा हूं, आप ये बात समझ लीजिए। इस प्रदेश को जो आपने जाति, धर्म, बिरादरी, संप्रदाय और क्षेत्र के नाम पे बांटा है, तो इसके आपको खामियाजा जो उठाना पड़ेगा ना, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का नाम लेवा नहीं मिलेगा आपको। और सुन लीजिए, एक बात और स्पष्ट समझ लीजिए कि जो अपराध, लूट, हत्या, बलात्कार इस वक्त उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, आप उसको जो हिंदुत्व की
चाशनी में डुबोने की कोशिश करते हैं। अरे सनातन धर्म को क्या जानते हैं? विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ऐसा सनातन धर्म को आप नाम लेके बदनाम करने का काम करते भाजपा के लोग। आप बताइए कितने लोग पकड़े जा रहे हैं जो धर्म का नाम लेके गौकशी कर रहे हैं, आपके गौ सेवा के नाम पे गौकशी में शामिल है। अरे क्या बात कर रहे हैं? आपने अपराध को चरम पे ले गए हैं। और एक बात बता दूं मैं आपको, धर्म की आड़ में कब तक छुपेंगे? जब विकास की बात होगी तो जनता ये देख लेगी कि आपने ना रोजगार दिए। आपके प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि पकौड़ा तलने को रोजगार मानते हैं। योगी आदित्यनाथ जी अपने पूरे कार्यकाल में 4 उपलब्धि गिना नहीं सकते। आप कह रहे हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। कहां से इकोनॉमी है? आपका जो सबमिट हुआ था उसमें क्या हुआ? उसमें जो करोड़ों रुपए आने की बात हुई, कहां आया? धरातल पे कोई बात नहीं है। कोई अपना छोटा सा व्यापार भी शुरू कर रहा है तो इनके विभाग के लोग आके उसे भी दर्ज कर लेते हैं कि हमने इतने लोगों को नौकरी देने का काम ठीक है किया। गौरव जी, मैं आ रही हूँ, मैं मयंक जी आ रही हूँ। ठीक है, आपने बोला ना, ठीक है आपने बोला। गौरव जी, ऐसे 5 काम बताइए जिसके आधार पर आपको ये लगता है कि नहीं, जनता हमारे साथ है, हमारे साथ थी और हमारे साथ रहेगी। 5 काम बता दीजिए मुझे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। केंद्र की योजना ही नहीं सर, केंद्र की नहीं चाहिए। 5 नहीं 42 आपको ऐसे काम 5 बता दीजिए बड़ी। देश में 1 नंबर पर है, देश में 1 नंबर पर है। उत्तर प्रदेश की बताइए ना सर, उत्तर प्रदेश की, सिर्फ उत्तर प्रदेश की। पहुंच गया। हाईएस्ट एक्सप्रेसवे यूपीडा ने उत्तर प्रदेश में बनाया, सबसे अधिक मेडिकल कॉलेजेस उत्तर प्रदेश में बने, सबसे ज्यादा ऑपरेशनल मेट्रो उत्तर प्रदेश में बने, सरप्लस विद्युत उत्पादन उत्तर प्रदेश में हुआ, जो राजस्थान, दिल्ली और पंजाब तक को भी आज बिजली देने की स्थिति में। ये लोग एनटीपीसी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के तार में कटिया डाल करके चोरी करते थे, हजारों करोड़ की बिजली चोरी कर लेते थे। उसके बाद भी गिने चुने जिलों को बिजली मिलती थी, किसानों को बिजली मिल पाती बहुत मुश्किल से, और किसान आत्महत्या करते थे। आज उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास बने हैं। केंद्र की 40 से ज्यादा योजनाओं में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो उत्तर प्रदेश का आज नजरिया, परसेप्शन बदल चुका है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट वो ऑपरेशनल होने जा रहा है, और बहुत बड़े बड़े डिफेंस कॉरिडोर आप देखिए, ब्रह्मोस उत्तर प्रदेश में बन रहा है, अल्तनव क्लशिंग क्लॉक उत्तर प्रदेश में बन रही है। बड़े बड़े डिफेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं, इंडिजनाइज हो रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर में बन रहे हैं। और ये इन सब चीजों ने रोजगार सृजन किया है। 43 लाख करोड़ के जो एमओयू साइन हुए थे उसमें से 15 लाख करोड़ के ऑपरेशनल हो चुके हैं, और उसने रोजगार सृजन किया है। और सरकार की सीधी भर्तियां 6.5 लाख सीधी भर्तियां हुई हैं, जिसके एक भर्ती का रिकॉर्ड है। इन लोगों के कार्यकाल का कोई रिकॉर्ड नहीं है, और ना ये दे सकते हैं। मैं चैलेंज के साथ इनको कहता हूं कि बतावें किस विभाग में कितनी भर्ती हुई है। मैं एक विभाग मयंक जी, एक्सप्रेसवे के अलावा बताइएगा, एक्सप्रेसवे के अलावा बताइएगा। इतना झूठ कैसे बोलते हैं? मैं इस बात पे चौंक जाता हूँ। अभी इनके पास पूरा समय है, ये आराम से बता दें कि 2017 के बाद कौन सा नया पावर ग्रिड बनाया इन्होंने, कौन सा नया प्रतिष्ठान बनाया जिससे बिजली उत्पादन होता हो। ये 2017 से पहले जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने कार्यकाल में बनाए थे, उसी बिजली को विदेश मतलब दूसरे प्रदेशों में बेचने तक का काम कर रहे हैं, क्योंकि बेचने में भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं। आप बताइए कि मेट्रो जहां पे लखनऊ में बनी, उससे एक मेट्रो स्टेशन आगे ले जा पाए हो तो बता दें। झूठ बोला कि इन्होंने मेट्रो बनाई, मेट्रो की सिर्फ बातें करते रहे। और बता दूं, जो हाईवे की बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि हाईवे नहीं बना पाए। अरे भाई, अगर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे आप चले जाइए, कितना बढ़िया है। और आपने जो उसकी जो खासियतें थी, उसकी जो इम्यूनिटीज थी, उसे कम करने का काम किया। और जो समाजवादी सरकार में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करी थी, उसकी आपने सुविधाओं में कटौती करने का काम किया। और मैं आपको बता दूं, शायद आपको जानकारी नहीं है, टीवी डिबेट में बैठ के आप डिफेंस की बातें कर रहे हैं। डिफेंस बहुत गोपनीय। अब आप बता दोगे कि लखनऊ में इस मोहल्ले में हमने ये कारखाना लगाया है। अरे भाई, देश की सुरक्षा से तो कम से कम खिलवाड़ मत करिए। आप क्यों वहां के आसपास के रहने वाले लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं? लखनऊ एक्सप्रेसवे कितना मीटर चौड़ा था, यही बता दीजिए। कितने मीटर चौड़ा था लखनऊ एक्सप्रेसवे? केवल इतना बता दीजिए, मैं जानूंगा कि आपने अध्ययन किया है और सही जानकारी आप मुझे को दे रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, आप मुझे बताइए, मैं आपको बता रहा हूं। बताइए कितने मीटर चौड़ा था और कितने। पहले आपको मैं ज्ञान दे दूं, एक्सप्रेसवे हमारा 6 लेन था और 8 लेन एक्सपेंडेबल था। और मैं आपको एक बात बता दूं, छोटी सी बात बताता हूं, उसके जो डिवाइडर्स पे घास लगी थी, वो पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करने वाली थी, और उस घास की कीमत
भी बहुत है, ताकि एक रेवेन्यू भी जनरेट हो पाए। आपने वहां के टोल बढ़ाने का काम किया, आपने जनता से लूट करने का काम किया। और अब आप बता दीजिए कि पूर्वांचल एक्सप्रेस में पहले कितने लेन का था और आपने कितने लेन का बनाया। और ये भी बता दीजिए कि वहां जो टॉयलेट थे, वहां पे जो जन सुविधा केंद्र बनाने की बात हुई थी, यहाँ पे लोग आते, आराम से रुकते, अपने चलिए सर, जनता ने देखा है मयंक जी कि आपने क्या किया था। आपको जनता ने देखा है, जनता ही जनार्दन है, जनता ने देखा। गौरव जी, क्या आप लोग काम कर रहे हैं, जनता वो भी देख रही है। वक्त आने पर जवाब देगी, किसको जवाब अच्छा देना है, किसको बुरा देना है, किसके लिए क्या अच्छा करना है, किसके लिए क्या बुरा करना है, वो सब जनता जानती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया। नहीं बता पाए कोई नया बनाया हो तो ठीक है, अब वक्त की कमी है सर मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।